नमस्कार, मैं हूं प्रवीण झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत तंत्र। आज हम बात करेंगे कि इंडोक्रेसी और डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। चिंतक हैं, विचारक हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं जितेंद्र कुमार ओझा जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद प्रवीण जी, धन्यवाद। जितेंद्र जी, आपसे हम पहला सवाल भी यही जानना चाहेंगे कि इंडोक्रेसी और डेमोक्रेसी में अंतर क्या है। देखिए, जो डेमोक्रेसी है वो पश्चिम में इवॉल्व हुई, और इंडोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि क्या भारत में हो रहा है। दुनिया में कोई भी बड़ी सभ्यता तभी आगे बढ़ती है, तभी अपनी पूरी शक्ति को वो हासिल करती है जब वो अपनी समस्याओं के अनुसार, अपनी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार एक राजनीतिक तंत्र का इजाद करती है। तो जो इंडोक्रेसी की बात मैं कर रहा हूं वो डेमोक्रेसी से ज्यादा एडवांस्ड वर्जन की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें डेमोक्रेसी के सारे गुण तो मौजूद रहेंगे, लेकिन साथ में उसमें भारतीय मूल्य, ओरिजिनल भारतीय मूल्य की मैं बात कर रहा हूं। मेडिएवल, प्री मुगल, हिंदू मूल्यों की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं वैदिक और उपनिषदिक मूल्यों की बात कर रहा हूं, और साथ में जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के, उनकी बात कर रहा हूं। इन दोनों की फ्यूजन की बात कर रहा हूं, और ये दोनों मिलके ऐसा तंत्र की मैं बात कर रहा हूं जिसमें भारत का और भारत की जनता का, दोनों का सर्वांगीण विकास संभव है, और समाज और सरकार में बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तो ये भारत तंत्र है जो प्रजातंत्र से बेहतर एक राजनीतिक फ्रेमवर्क आप इसे कह सकते हैं। सर, अब ये भी जानना चाहेंगे कि आज आप लगातार चूंकि भारत तंत्र की बात करते हैं, तो अभी इस वक्त, मतलब आज के दौर में, क्यों इसकी जरूरत महसूस हो रही है। देखिए, पहली जरूरत तो ये महसूस हो रही है कि पूरी दुनिया में प्रजातंत्र के ढांचे में जो कमी है वो हमें नजर आ रही है। आपने देखा कि कैसे, मैं तो आज से बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब से इसकी बात कर रहा हूं। तब भी जी। लगता था कि ये डेमोक्रेसी का ढांचा हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें न तो रूल ऑफ लॉ को सस्टेन करना संभव नहीं है। लेकिन 30 वर्षों के बाद भी मैं देख रहा हूं, आप हम सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका जैसे देश के प्रजातंत्र पे सवालिया निशान उठ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि चीन, जो हमसे 4 से 5 गुना अधिक आगे बढ़ गया, ये होना नहीं चाहिए था, ये संभव नहीं है। क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब है कि आप मेरिट की बात करेंगे, प्रजातंत्र का मतलब है आप कंपटीशन की बात करेंगे, प्रजातंत्र का मतलब है आप रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, बात नहीं करेंगे, उसको लागू करेंगे। तो अगर हमारी व्यवस्थाओं में ये चीजें रहती तो शायद चीन हमसे आगे नहीं बढ़ता। लेकिन सवाल जो है, हमारी समस्याओं का समाधान जो है, पश्चिम के प्रजातंत्र को उसी तरीके से लाके उसको लागू करने में नहीं है। हमें अपनी समस्याओं को ठीक से देखने की जरूरत है। निश्चित रूप से जो पश्चिम का प्रजातंत्र है बहुत एडवांस्ड वर्जन है, उसकी अच्छी चीजों को तो लेना है, लेकिन वहां जहां जहां कमी है, जहां जहां दिक्कत है, उसको अपने हिसाब से हमें करने की, उसको ठीक करने की जरूरत है। दिक्कत यह है कि बहुत सालों तक हम लोग गुलाम रहे, और गुलाम रहने के बाद पूरे समाज की चरित्र का विनाश हो जाता है। जो जी। एलीट, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि एलीट में ईमानदारी रहेगी, अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना रहेगी, हमारा एलीट एक कोलैबोरेटर एलीट रहा है। क्योंकि वो मुगल का दरबार आया तब भी उसका दरबारी रहा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का दरबार आया तब भी वो उसका दरबारी रहा, आजादी के बाद रहा। तो ये जो सोच है वो सोच नहीं बदली। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेके मैं सोचता हूं कि भारत का जो वास्तविक बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कोलैबोरेटर बुद्धिजीवी है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनको सोचने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है कि सबसे पुरानी सभ्यता है हम चीन से। हम किसी, अब पाकिस्तान से हमें तू मैं नहीं करनी चाहिए। जी। कैसे हमारी सभ्यता पे आक्रमण हुआ, कैसे उसको हम दफन कर दें, खत्म कर दें, ये सोच होनी चाहिए। चीन के साथ हम ऐसा इक्विलिब्रियम बनाएं कि चीन हमें आंख दिखाने के बजाय वो हमारा सम्मान करे। अमेरिका और पश्चिम को भी लगे कि नहीं, भारत से हमें कुछ सीखने की जरूरत है। तो भारत तंत्र की आवश्यकता इसलिए है कि पूरी दुनिया का और सारे भारतवासियों का अपने आप में विश्वास हो। दूसरा, हम सोचे इस तरह में कि नहीं, हमारी पूरी दुनिया के इसमें जो हमारी स्थिति है, पूरी जी। दुनिया के देशों में, वो स्थिति हमारे जो वाकई पुरातन हमारी जो शक्ति थी उसके हिसाब से होनी चाहिए। और जो हमारे लोगों की क्षमता है, आप देखें कि वही भारतीय भारत से बाहर जाते हैं तो कितना अच्छा करते हैं, भारत जी। में रहने पे इतना उनको प्रताड़ित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गलत किस्म के लोगों ने हर जगह व्यवस्थाओं पे कब्जा कर लिया है, और ये लोग बहुत दिक्कत में खुद आएंगे और देश को भी लाएंगे। मैं नहीं कहता कि सारी चीजें खराब है। जी। देखिए, इतने खराब तंत्र के बावजूद भारत ही अकेला देश है जहां पे प्रजातंत्र कामयाब हुआ, और उसकी वजह यह नहीं कि अंग्रेजों की शासन की वजह से हुआ। हमारे पुरातन मूल्यों का कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ है।
तो उन मूल्यों को लेके और दुनिया की अच्छी चीजों को लेके भारत के बुद्धिजीवियों को गहन चिंतन करने की जरूरत है पूरी ईमानदारी से, ताकि हम इस प्रजातंत्र को कैसे मजबूत बनाएं। तो यही वजह है, मैं सोचता हूं कि आज प्रजातंत्र पर चर्चा करने की बहुत खास आवश्यकता है। जी सर, आप जिस तरह की प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, या आप जिस तरह से भारत तंत्र को और मतलब भारत को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह की बात आप करते हैं इंडोक्रेसी के लेवल पर, अगर उस तरह से अगर भारत में होने लगे तो भारत मजबूत स्थिति में होगा? निश्चित रूप से मजबूत स्थिति में होगा। देखिए, भारत जो है अलग है चीन से भी, भारत अलग है पश्चिम से भी, भारत अलग है मध्य एशिया से भी। तो भारत से सारी दुनिया को सीखने की जरूरत है। मैं ये कहता हूं भारत के पुराने पुराने मूल्यों से, मैं कहता हूं वर्तमान से नहीं। हमें आज दुनिया से हमें भी सीखने की जरूरत है। जो शत्रु है उसमें भी जो अच्छी चीजें हैं उससे भी हमें जानने की जरूरत है। लेकिन जो तंत्र हम बनाए वो ऐसा हो कि जो हमारे वातावरण में वो इफेक्टिव हो। जैसे ईमानदारी की बात मैं कहता हूं, इंटेग्रिटी, मैं सिर्फ बात कहता नहीं हूं, ईमानदारी मैंने बहुत मुश्किल से प्रैक्टिस किया है। आपको पहले भी कहा कि पूरे जीवन में मैंने कभी किसी को रिश्वत नहीं दिया। हाँ, हो सकता है अनजाने में कुछ मजबूत लोगों के खिलाफ मैं, अपने से बड़ों और बुजुर्गों के खिलाफ मैं ज्यादा बोल गया हूं, कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन पूरे जीवन में न तो मैंने किसी को रिश्वत दिया, न कभी किसी से कोई भी अंडरहैंड फेवर मांगा। कोई फेवर कभी किसी से मैंने नहीं मांगा, कितने भी बड़े लोगों से क्यों ना मैं मिला हूं। तो जो ईमानदारी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ये एक एक्सट्रीम लेवल है और मैं कोई मशहूर व्यक्ति भी नहीं हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये हर एक व्यवस्था में इसकी जरूरत है। और ईमानदारी सिर्फ कानून के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, कानून भी उसी के हिसाब से होना चाहिए कि लोग परिश्रम करें। आप पत्रकार हैं तो आपको अपने पत्रकारिता में ही एक्सेल उत्कृष्ट होने की जरूरत है। अगर आप उत्कृष्ट पत्रकार हैं तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो समाज के गार्जियन हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो देखें कि समाज कैसे मैनेज हो सकता है। कुछ लोग मैनेजर हो सकते हैं, कुछ लोग लीडर हो सकते हैं। तो मेरा जो भारत तंत्र का ये है, जो मेरी सोच है, वो सोच कई एक छोटे छोटे हिस्सों में मैंने लिखा है, किताब के रूप में भी मैंने लिख लिया है। इसे पब्लिश होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये जब आती है तो इसके बाद पूरी दुनिया में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। जी सर, आज जो भारत की स्थिति है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, कि आज जो हालात हैं भारत में, क्या आपको लगता है कि जो ये जो आंदोलन है वो प्रजातंत्र में तो सही है ही, प्रजातंत्र में आंदोलन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये किसान आंदोलन हो रहा है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुत सी बातें मैं नहीं कहना चाहता था। कई साल पहले मुझे कहा गया बड़े लोगों ने कि आप इस दल में चले आइए, उस दल में चले आइए। मैंने कहा नहीं, मैं किसी दल में आ नहीं सकता, मुझे अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है। तो आंदोलन तो है, देखिए सवाल आंदोलन का नहीं। मैं सोचता हूं कि देश के भीतर हर एक नागरिक के जान की कीमत होनी चाहिए, पहली बात यह है। दूसरा, सरकार का कोई भी फैसला हो उसकी विश्वसनीयता इतनी होनी चाहिए कि लोगों को इतना बुरा नहीं लगे, उतना तकलीफ नहीं लगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन है, आंदोलन में कुछ लोग वाकई तकलीफ में हैं, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो जैसे कुछ विदेशी ताकतें भी हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करना चाहती हैं। राजनीतिक विपक्ष है, वो भी इस्तेमाल करना चाहती है। इसमें सही गलत के हिसाब से नहीं होगा। ये पूरे सिस्टमिक फेलियर को दर्शाता है कि पूरे सिस्टम में लोगों का एक विश्वास नहीं है। पॉलिटिकल कार्टलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल स्पेस की मैंने कहीं बात की है, कई जगह अपने राइटअप में, ब्लॉग में भी होगा, पुराने अगले राइटअप में भी आएगा एक्सक्यूज मी, कि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है उनके जरिए भी ये बातचीत संभव नहीं है। जो हम वाद संवाद की भी बात करते हैं कि खुले दिमाग से मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए, तो लगता है कि ये इस बात की गुंजाइश ही नहीं बची है। या तो आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, और दोनों के बीच में ये झगड़ा हो रहा है। मैं सोचता हूं कि जो मुगल काल रहा, मैं मुगलों को या मुसलमान भाइयों बहनों को बिल्कुल दोष नहीं देना चाहता। ये जो टर्किक मुगल रेस आई और उस रेस में लोगों के पास वो समझ नहीं थी कौटिल्य की, वो समझ नहीं थी बुद्ध की, वो सब परंपराएं नहीं थी, और हम भी काफी भ्रष्ट हो चुके थे, भारतवर्ष भी। और वहां से उसका अंत क्या होता है कि राजा जो कहता है वही सही है, राजा के कदमों पे सारे लोग झुक रहे हैं। तो ये जो है हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा तो है कि भृगु ऋषि जाते हैं और भगवान विष्णु की छाती पे लात मारते हैं, और उसके बाद भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि प्रभु आपके पैरों में, कोमल चरणों में चोट तो नहीं आई। ये भारत की परंपरा है। तो ये मैं नहीं कहता कि अपनी परंपराओं में जाएं। आज जो पश्चिम का प्रजातंत्र है वो क्या कहता है? पश्चिम का प्रजातंत्र रूल ऑफ लॉ की बात करता है कि कानून से परे कोई नहीं है, लेकिन पश्चिम के प्रजातंत्र में भी कमी है। मैं सोचता हूं कि ये किसान आंदोलन में सही क्या है, गलत क्या है, मुझे नहीं मालूम। वो बिल देश के हित में है या देश के कितने अहित में है,
इस पे अच्छी चर्चा होनी चाहिए, निष्पक्ष चर्चा होनी चाहिए। और जो लोग इसमें दुखी हैं, वैसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि लोगों को अपना घर द्वार छोड़ के ठंड में वो पूरे यहाँ रहे, उनकी जान गई। इससे बहुत तकलीफ होती है, उससे बहुत परेशानी होती है। और उसमें से जो पुलिस के छोटे कर्मचारी हैं, उनके ऊपर जो आक्रमण हुआ, वो देख के कष्ट हुआ। उसके बाद हमारे रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पे लाल किले तक पर भी लोगों ने आके किया। तो मुझे लगता है कि ये पूरे सिस्टम की नाकामयाबी दिखा रहा है कि प्रजातंत्र के इस सिस्टम में क्या कमी है, ये दिखा रहा है। सर, मैं यही सवाल आपसे पूछना भी चाह रहा था कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में जब लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं बचता है, तो क्या यह आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है उनको अपनी बात को मनवाने का? आंदोलन रास्ता है अपनी बात को मनवाने का, लेकिन जब मैं दूसरा एक और मुद्दा जिसका मैं अध्ययन करता था, वो था इर्रेगुलर वॉरफेयर। इर्रेगुलर वॉरफेयर में जो आपके शत्रु हैं, वो आंदोलन जैसी स्थिति जब भी आएगी तो वो उसका उपयोग करना चाहेंगे या दुरुपयोग करना चाहेंगे। तो देखिए, सही क्या है, गलत क्या है। जो कल सही था शायद वो आज सही नहीं है, और जो आज सही है वो कल सही नहीं होगा। तो मैं कहता हूं कि एक ऐसी सरकार जो राष्ट्र प्रेम की बात करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करती है, उस सरकार को सजग होना चाहिए। देखिए, राजनेताओं में तो वो जानकारी नहीं होगी ना, जो उनके सलाहकार हैं उनमें जानकारी होगी। तो उनके जो सलाहकार हैं 90%, 95%, 98%, वो लोग हैं जो इस व्यवस्था में आगे पीछे काट पीट के वो लोग ऊपर पहुंचे हैं। शायद उनमें उतनी हिम्मत नहीं है, या उनमें उतनी मैं क्या कहूं, कोई शब्द मेरे पास नहीं है कि किस शब्द से मैं बयान करूं कि उनकी क्षमता के बाहर है एक उचित सलाह दे पाना, एक उचित राय दे पाना। और उस उचित राय नहीं दे पाने की वजह से सरकार इस समस्या में आई है। देखिए, किसी भी देश में, कोई भी देश क्यों ना हो, इवन चीन जैसा देश जो सदियों से लोगों को दब के, कुचल के, झुक के रहने की आदत है, उस देश में भी सरकार जो है अपनी जनता के प्रति जागरूक तो है। अगर डंग जियाओपिंग ने जनता के बारे में नहीं सोचा होता तो शायद ये इतनी बड़ी प्रगति नहीं आई होती। तो भारत को बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। और ये परिवर्तन जो है, कुछ छोटे मोटे कॉस्मेटिक परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन बड़ा परिवर्तन, अफसोस की बात है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। बड़े परिवर्तन की तरफ बातचीत नहीं हो रही है। और भारत तंत्र, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप एक बहुत नवोदित पत्रकार हैं, आपके माध्यम से ही भारत तंत्र की बात मैं जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए कि जहां लोगों को अपना घर द्वार छोड़ के आए। अगर जहां ऐसी बात होती है तो हमारे पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उतनी एम्पैथी होनी चाहिए, इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि जाके लोगों से बात करके इस नौबत को आने से पहले ही खत्म कर दें। और जो जानबूझ के लोग इसको दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके लिए भी क्षमता होनी चाहिए कि जो ऐसी भावनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, उनको धीरे से अलग करके उनको हम खत्म कर दें। तो ये काबिलियत भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में लाने की जरूरत है, जो नहीं है। जी सर, आखिरी सवाल होगा कि जिस तरह से किसान आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, और अब तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी, विदेशी सेलिब्रिटीज भी इसको लेकर लगातार वो साथ कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं, इसको लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं। तो आप इस पूरे आंदोलन को, जिसको साथ मिल रहा है विदेशों से भी, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि पूरी पॉलिटिकल स्पेस जो है कार्टलाइज हो गई है, या कुछ लोग कहते हैं कि पूरी पॉलिटिकल, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बैंक्रप्सी की तरफ चली गई है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक सेमिनार करवाया था जिसकी अध्यक्षता मैंने ही की थी, कि राजनीतिक दलों में सुधार क्यों आवश्यक है। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, कई लोग कह रहे हैं, मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, दसियों साल से कह रहे हैं कि कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज तो प्राइवेट लिमिटेड सिंडिकेट बन गई है, जिसका काम ही है रूल ऑफ लॉ को सबवर्ट करना, ये इनके इन प्रकार सत्ता को हासिल करना, पावर हासिल करना। तो कुछ ऐसी ताकतें हैं। तो पॉलिटिक्स में भी एक, मैं कह रहा हूं कि ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, जिसको हमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। दूसरी, जब भी आप देश के भीतर कमजोर होंगे, जब भी ये होंगे, तो लोग आपका उपहास उड़ाएंगे। कुछ लोग या तो जानकारी नहीं होने की वजह से उनको वाकई सहानुभूति होती है। कहीं भी पता चले कि देखिए, एक प्रजातांत्रिक देश में, सबसे बड़े प्रजातंत्र में हजारों लोग जो है सड़क पे खड़े हुए हैं और सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है, तो और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, तो ये बात सुनने में किसी को भी, सामान्य लोगों को भी तकलीफ होगी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो वो तबका है। दूसरा तबका एक बड़ा मोटिवेटेड तबका है, जो जानबूझ के सोच रहा है कि अच्छा, भारत में ऐसी स्थिति हो रही है और उसको तरजीह दो। आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया में जितने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 60%, 70%, 80% को फंड करने वाले आपराधिक लोग हैं, फिर ऑर्गेनाइज क्राइम के लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स को फंड कर रहे हैं, और दूसरे देश में जो है ह्यूमन राइट के जरिए उस देश की छवि खराब करने पर लगे हुए हैं। तो हमारे पड़ोस में 2 देश हैं जो हमें पसंद नहीं करते,
और उनका बहुत जबरदस्त नेटवर्क है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि एक जगह से दिक्कत हो रही है, कई एक जगह से दिक्कत हो रही है, लेकिन इसको कहने के बावजूद पिछली दफे भी मैंने कहा कि सरकार की विफलता है, क्योंकि जिम्मेदारी आखिर में आके सरकार के ऊपर खत्म होती है। और सरकार को जो लोग भी सलाह दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, डंडे से मारिए, डंडे से मार के लोगों को दुरुस्त कर दीजिए। और उसमें से बहुत से गलत लोग हैं जो पिछली सरकार के भी पिछलग्गू बन के उसके साथ घूम रहे थे, वही लोग इस सरकार में भी आके घुस गए हैं। और जब तक ये जो कैंसरस मलबा है जो सारी जगह जो है अपने एक इंडिपेंडेंट कार्टेल की तरह ऑपरेट करता है, उसको न देश से लेना देना है, न राजनीतिक नेताओं से लेना देना है, न किसी से लेना देना है, वो सिर्फ अपने लिए वो काम करता है। ये इतना खूंखार ये कार्टेल हो चुका है कि इस कार्टेल से मैं समझता हूं कि हमारे वर्तमान राजनीतिक लीडरशिप को, आदरणीय प्रधानमंत्री को छोटा सा सवाल और पूछना चाहेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है, कि आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे वह राजनीतिक रूप ले रहा है, और अब इसको और विस्तार जो है किसान आंदोलन को, वो राजनीतिक जो बैकअप है, जो राजनीतिक विपक्षी पार्टियां हैं, वो इसको दे रही है? वो तो देंगी ही। देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका एकमात्र काम है किसी तरीके से सत्ता में आ जाना। वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि यही उनका काम है। और जहां तक राजनीतिक नैतिकता की बात है, वो तो काफी दशकों से खराब चल रही है। वो आज से नहीं, जब तो मैं सोच रहा हूं कि जब से मैंने होश संभाला है तब से हम लोगों में इसकी चर्चा होती रही है। तो ये राजनीतिक नैतिकता की पतन की वजह से ही 2014 में इतना बड़ा परिवर्तन आया, जो लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। तो उसमें से कुछ लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो हर तरीके से, मैंने कहा, सत्ता में बनना चाहते हैं, तो वो लोग भी इसमें इसका फायदा उठाना चाहेंगे, इसको खराब करना चाहेंगे, और वो भी लोग लगे हुए हैं। कुछ हमारे दुश्मन लोग हैं, वो भी लगे हुए हैं। कुछ सरकार में लोग हैं जिनमें उतनी दूरदृष्टि नहीं है, उतनी समझ नहीं है, उतनी संवेदनशीलता नहीं है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। देखिए, प्रजातंत्र में हर जगह आप ताकत से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और दूसरी क्रिमिनलिटी तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और तीसरी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको हमेशा सोच के चलने की जरूरत होती है कि न तो वो बहुत ज्यादा आदर्शवादी लोगों को अपने साथ में लाए, न बहुत ज्यादा दुराचारी लोगों को अपने साथ में लाए। वो ठीक ठीक लोगों को लेके आए कि इस समस्या जब ऐसी आती है तो उसको कायदे से वो हल निकाल लें। तो ये जो सरकार का जो हल निकालने का तरीका है, ये उसको कमजोर साबित कर रहा है। और लेकिन सरकार कमजोर नहीं है। देखिए, मैं वर्तमान कुछ भी क्यों ना हो जाए, वर्तमान प्रधानमंत्री की नीयत पे मुझे पूरा भरोसा है। उनके एक्शन मैं जानता हूं कि इंडिविजुअल एक्शन नहीं होते, और इतना बड़ा देश एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं चल सकता। तो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उनको एक अच्छी टीम बना के और इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। जितना बोल्ड गैम्बिट लेके इसको हम बैकफुट पे ले जाएं या फ्रंट फुट पे जाए, कहीं पे भी जाए, इसको यहां से सामने से हटाएं और गवर्नेंस के रिफॉर्म पे ध्यान दें, तो मेरे ख्याल से भारत की कहानी कुछ और होगी आने वाले 5-10 सालों के भीतर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा ये कार्यक्रम है भारत को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर है कि ये हमारा कार्यक्रम हर शनिवार को 5 बजे आपको, आप जहां भी देखेंगे, चाहे YouTube पर देख रहे हो या Facebook पर देख रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि इस भारत तंत्र कार्यक्रम के जरिए क्या आपको लग रहा है कि ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं यह सही दिशा में ये कार्यक्रम है भारत को मजबूत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। चलिए, नमस्कार। तो आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी, और जुड़े रहिए बाकी हर अपडेट के लिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।